चालू कर देता हूँ। ओके, पॉइंट ए का जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है और रेडियल एक्सीलरेशन है वो पूछा गया, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। ये रॉड अगर इस पर्टिकुलर पाइवट के अराउंड रोटेट करेगा, एवरी पॉइंट ऑन द रॉड, एवरी पॉइंट ऑन द रॉड विल बी मूविंग इन ए सर्कल, राइट, अंडरस्टैंड। तो पॉइंट ए का जो है, पॉइंट ए का हमको ये बताना है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड रेडियल एक्सीलरेशन क्या होगा। नेक्स्ट पूछा नेट हिंज फोर्स एक्टिंग एट दिस मोमेंट। हिंज मतलब जो पाइवट है, आज हिंज वाला वर्ड आई थिंक सो ये तुमको मैंने क्लास में बताया भी था। एक पुली है, पुली को रॉड एक पकड़ के रखता है, तो वो रॉड जितना फोर्स लगाएगा nx ny ये सब डिस्कस किया था। तो in that case we can call it as the hinge force, net hinge force in this case, ठीक है। so पूछा net hinge force acting at this moment, और पूछा अल्फा एंड ओमेगा व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल। अच्छा छोड़ो, इतना क्वेश्चंस पढ़ता नहीं हूँ, वन बाय वन लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द सॉल्यूशन, ठीक है। सो सबसे पूछा, पहले पूछा फाइंड अल्फा जस्ट आफ्टर द रिलीज, मतलब ये अगर रॉड है तुम्हारा, दिस इज द रॉड, ठीक है ना, और इसको छोड़ा गया, सो लेट अस से दिस इज द पाइवट, इन दिस केस दिस इज द पाइवट, और इसके बाद रॉड क्या करेगा, इसके बाद रॉड रोटेट करेगा, ठीक है। बोला कि इस मोमेंट में अगर रिलीज किया जाता है, इफ द रॉड इज जस्ट रिलीज्ड एट दिस मोमेंट, तो फाइंड द अल्फा जस्ट आफ्टर द रिलीज। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा को बनाने वाला कौन है, टॉर्क, टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो अगर अल्फा पूछा जाता है तो तुमको सबसे पहले टॉर्क निकालना पड़ेगा, और टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? चलो गिव मी रिप्लाई। यस सर। ओके, सो कैन यू मुझे चैट में सब लोग लिख के भेजो कि इस पर्टिकुलर रॉड में तुमको क्या क्या फोर्स लग रहा है इस रॉड पे, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉड, पहले तो ये बताओ। चलो रिप्लाई मी ऑन द चैट, चैट में मुझे देखना है तुम लोग क्या समझते हैं इसको लेके, इस रॉड में क्या क्या फोर्स लग रहा है। स्टिल वेटिंग। ओके, प्रियंका ने कहा mgn हिंज फोर्स, ओके, mgn नॉर्मल निखिल ने कहा है, ओके फाइन। आगे लेट्स सी व्हाट अदर्स हैव टू से। देखो एक ऑब्वियस तो ये है कि mg तो लग ही रहा होगा, एंड mg इन दिस केस विल बी एक्टिंग एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द रॉड, यहाँ पर कहीं ना कहीं mg लग रहा होगा, ठीक है। ओके, हिंज फोर्स एंड mg, बढ़िया है, mg एंड नॉर्मल, यस दैट इज द करेक्ट आंसर। कोई नॉर्मल बोल रहा है, कोई हिंज फोर्स बोल रहा है, बट आई गेट द पॉइंट, यहाँ पर हिंज फोर्स बोलना बेटर होगा, नॉर्मल भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द पॉइंट इज दैट देखो यहाँ पर इस पे जो हिंज फोर्स लग रहा है, क्या उसका फिक्स्ड डायरेक्शन हमको पता है? हमको इसका फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम दो कंपोनेंट्स में एक्सप्रेस कर देंगे। जैसे से एक कंपोनेंट इधर लग रहा है, और लेट अस से रॉड में एक कंपोनेंट इधर लग रहा है, nx ny। डायरेक्शन को लेके भी तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन बाद में जब हम सॉल्व करेंगे हमको पता चल जाएगा। तो हमने ये माना कि इस पाइवट ने रॉड पे nx और ny लगाया, ये हमने दो कंपोनेंट ले लिए, ठीक है। इसके अलावा तो दूसरा कोई फोर्स नहीं लगता। तो अभी अगर हमको टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क हम इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, टॉर्क विल बी कैलकुलेटेड अबाउट दिस एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट अगर हम टॉर्क निकालें, तो टॉर्क ड्यू टू ny or torque due to nx, they will definitely be equal to what? Zero. They are passing through the axis of rotation. Is that clear? तो टॉर्क बनाने वाला कोई फोर्स है, वो सिर्फ एंड सिर्फ क्या होगा, mg. mg has the only capacity to produce torque. So mg का लीवर आर्म क्या है? Now that is a very important question. What is the lever of? Yes, that is L by 2. Lever arm in this case is L by 2. ये हो गया लीवर आर्म। और इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज। सो टॉर्क टाउ इन दिस केस इज फोर्स इनटू इसका लीवर आर्म, दैट इज L by 2। अच्छा, अभी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमको पता है कि टाउ का वैल्यू I into alpha होता है, so mg into L by 2। Can you tell me the value of I in this case? Can you tell me the moment of inertia of the rod in this case? ml square by 3. Yes, exactly. It is ml square by 3 because the point is that तुमको ये बोलना चाहिए कि सर देखो अपने पाइवट किसको माना है, पाइवट अभी इसने इसको माना, दिस इज द एंड, और इस एंड के अबाउट अगर एक्सिस पास करता है, इसके अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या सीखा, दैट इज ml square by 3, दैट इज I into alpha, दैट इज mg L by 2। तो यहाँ पर m को मार देगा,
एल एल स्क्वायर को मार देगा, तो अल्फा का वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज 3g डिवाइडेड बाय 2l. सो दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस. सो ये जो अल्फा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सब लोग इस बात को समझो कि अल्फा का वैल्यू यहाँ पर ना कांस्टेंट नहीं होगा. अल्फा विल नॉट बी कांस्टेंट, अल्फा विल कीप ऑन वेरिंग. और यहाँ पर जो अल्फा मैंने लिखा है ना, दिस इज जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज. और बहुत आसानी से हम इसको समझ पाएंगे कि अल्फा क्यों वेरी करेगा. जस्ट ये इमेजिन करो कि कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, ये रॉड दिखने में कैसा होगा, रॉड ऐसे घूम के यहाँ तक पहुंच जाएगा, राइट. द रॉड विल रोटेट एंड विल रीच समवेयर हियर. रॉड अगर यहाँ पर पहुंच गया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन दिस केस mg कहाँ पर लग रहा होगा, इन दिस केस mg यहाँ पर लग रहा होगा. दिस विल बी द प्लेस वेयर mg इज एक्टिंग. अभी खुद सोच के देखो कि mg अगर इधर लग रहा है, व्हाट हैज हैपेंड टू द लीवर आर्म ऑफ mg? कैन एनीवन टेल मी, कैन एनीवन कमेंट एंड टेल मी कि mg का जो लीवर आर्म है उसका क्या हुआ, हैज इट इंक्रीज्ड और हैज इट डिक्रीज्ड? So this blue line is the line of action. So what has happened to the Increase. Increase. Increase, sir. Increase. सबको पकड़ के मारूंगा. इंक्रीज कैसे हो रहा है भाई? ये ब्लू लाइन Decrease, decrease. Decrease, कम decrease. decrease. बोला. हाँ, the liver arm will decrease because देखो ध्यान से, ये जो ब्लू लाइन है, दिस ब्लू लाइन का जो इस पाइवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो l/2 से कम है. दिखाई दे रहा है ना? mg इस केस में mg पाइवट के ज्यादा पास आ चुका है. इस केस में mg पाइवट से दूरी पे है, इस केस में mg पाइवट के पास आ जा रहा है. तो अगर पाइवट के पास आ जा रहा है mg, तो mg का लीवर आर्म डिक्रीज कर रहा है, तो अल्फा का वैल्यू जो है वो भी विद टाइम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. टॉर्क डिक्रीज करेगा, लीवर आर्म डिक्रीज कर रहा है तो टॉर्क डिक्रीज करेगा, टॉर्क डिक्रीज करेगा तो अल्फा का वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. सिर्फ प्रॉब्लम करने से नहीं होगा, तुमको पूरा पिक्चर अपने दिमाग में दिखना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है. सो दिस केस अल्फा जो है इट विल डिक्रीज विद टाइम. as the rod comes down it will decrease with time. in fact, क्या तुम मुझे ये कह सकते हो, जब रॉड पूरा का पूरा वर्टिकल हो जाएगा, when the rod is completely vertical, in that case what will be the torque acting on the system? Okay, चलो एक आंसर आया है. what about the rest? जब पूरा ऐसा हो जाएगा रॉड, तब क्या होगा? सर जीरो ही होगा. Zero. एग्जैक्टली जीरो होगा. इसका रीजन क्या है? बिकॉज सारे फोर्सेज जो है, ऑल द फोर्सेज, चलो मैं यहाँ पर mg दिखाता हूँ. अगर यहाँ पर मैं, एक मिनट है, क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं mg दिखाता हूँ, यहाँ पर एक फोर्स होगा mg, यहाँ पर लेट अस से ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा. हिंज फोर्स भी बदल जाएगा. हिंज फोर्स हमेशा nx ny नहीं रहेगा. लेट अस से ये nx डैश लिख दिया मैंने, लेट अस से दिस इज ny डैश लिख दिया, ये mg है. देखो सबका टॉर्क जीरो है. mg भी एक्सिस के थ्रू पास कर रहा है, nx भी एक्सिस के थ्रू पास कर रहा है, ny डैश भी एक्सिस के थ्रू पास कर रहा है. सो टॉर्क नेट in this case will be equal to 0, and in this case alpha का वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो जैसे मैंने कहा था कि अल्फा टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, तो फाइनली रॉड जब पूरा का पूरा वर्टिकल हो जाएगा, डिक्रीज होते होते फाइनली 0 हो जाएगा. इज दैट क्लियर? क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, चलो Yes, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, मैं इसको मिटाऊंगा. ले लिया स्क्रीनशॉट? एक मिनट. हाँ सर, हो गया. तो इसको हटा देते हैं. इस रॉड के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. ओके फाइन. लेट्स टॉक अबाउट द हिंज फोर्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है AT and AR of A at this moment. At this moment मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है इसको हमने A बोला, and all of you have to realize that if I just talk about the point A, then the point A is performing a very perfect circular motion. किसके अबाउट? इसको सेंटर मान के एक सर्कल में घूम रहा है. तो यहाँ पर पूछा है AT and AR, जो कि ऑब्वियस है, because if anything moves in a circle, it will have one radial acceleration and the other tangential acceleration. So in this case, इसका जो
टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, इट विल बी अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, सो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और दूसरा जो होगा ये वाला जो होगा, दिस विल बी द रेडियल एक्सीलरेशन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज AT, दिस इज AR। मुझे ये समझ में आया नहीं है? Yes, sir. हाँ सर। Okay. Yes, sir. So can you tell me what is AT equal to? Formula क्या and what is AR equal to? AT का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला? L alpha. Yes, that is R into alpha होता है। सही है। L alpha मतलब, चलो मैं इसमें L alpha ही लिखता हूँ, तुमने अगर L alpha बोलना है। So that is L alpha. And can you tell me what about AR? Radial acceleration. सर्कुलर मोशन में रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था? L ओमेगा स्क्वायर होता था या नहीं होता था? किसी से आवाज नहीं आ रहा। R ओमेगा स्क्वायर, हाँ सर। हाँ। N ओमेगा स्क्वायर, सुना होगा ना तुमने? Yes, sir. Yes sir. पक्का? Is that clear? Yes, sir. Okay, तो ATL अल्फा, अल्फा का मतलब हमने पहले से निकाल कर रखा था 3G/2L, that is 3G/2L, ये L को मार देगा, ये हो जाएगा 3G. And what about radial acceleration? Can anyone tell me what will be the value of radial acceleration just after release? Come on. Think and say. The moment I release it, just after the moment I release it, what will be the value of radial acceleration? 0. Sir, क्या क्या? सर 80 का वैल्यू 3G/2 होगा ना? Yes, sorry, 3G/2. Yes. Thank you for the correction. Can anyone tell me what about AR? Radial acceleration क्या होगा? किसी ने 0 बोला था? किसने 0 बोला था? सर मैंने बोला था। रेशा? हाँ। 0 क्यों बोला? दातिया का मत। नहीं सर मैं पढ़ा था कभी। कोई वैसे फेंकने से नहीं होगा, रीजन दे। नहीं सच में सर, हम अभी कर रहा था। नहीं होगा या नहीं आप बताइए। नहीं ये ऐसा नहीं होता, ये तुक्का मारने वाला गेम नहीं है, सोच के लॉजिक दे के बता। मैं खुश हो गया था। जस्ट आफ्टर रिलीज में 0 होता है, वो पता है। इमीडिएटली आफ्टर रिलीज में हम एक सम किया था, उसमें भी 0 दिया था। भाई ये हिस्ट्री नहीं है, तुम रट लोगे इसको, ये फिजिक्स है, समझ के बोलना पड़ेगा। इधर सुनो, जस्ट आफ्टर द रिलीज, अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो चाहे तुम ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात करो, चाहे तुम रोटेशनल मोशन के बारे में बात करो, जस्ट आफ्टर रिलीज ओमेगा तो 0 ही होगा ना। अगर तुम्हारे पास एक बॉल है और तुम बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द रिलीज? 0. सिमिलरली यहाँ पर रॉड है, तो जस्ट आफ्टर द रिलीज रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। इन दिस केस L into 0 square ओमेगा जस्ट आफ्टर रिलीज। सुन रहे हो ना तुम लोग? जस्ट आफ्टर रिलीज ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो कॉमन सेंस है, जस्ट आफ्टर द रिलीज ओमेगा का वैल्यू 0 होगा, तो रेडियल एक्सीलरेशन इसका 0 है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना है? 3G/2। कम ऑन जनता बताओ, समझ में आया नहीं आया? Yes, Yes sir. sir. Yes, पक्का? sir. पक्का? पक्का. पक्का. ओके, बढ़िया है। तो इसका फोटो ले लो, देन वी शैल मूव ऑन टू द सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इस पूरे क्वेश्चन में तुम्हारा पूरा रोटेशनल मोशन में जितना कुछ सीखा है सब यूज हो जाएगा। चक्रवर्ती आयुष। मजाक नहीं, फटाफट फोटो लो इसका, देन वी मूव अहेड। ले लिया सर, ले लिया। ओके चलो, लेट्स मूव अहेड। Okay, let's see the next question, right? Net hinge force acting at this moment. Hinge force acting at this moment, ये पूछ गया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Net hinge force acting at this moment, और इसको करने के लिए ना तुमको थोड़ा सा अपना जो परसेप्शन है, जो सोचने का तरीका है, वो थोड़ा सा नया सोचना पड़ेगा। बिकॉज मैं अभी कहूंगा कि अभी तुम इस रॉड के रोटेशनल मोशन को भूल जाओ। जस्ट लुक एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, जस्ट लुक एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। और अगर मैं रॉड के रोटेशनल मोशन को भूल जाऊं, सिर्फ सेंटर ऑफ मास के इमेजिन करो, जिसकी जस्ट थिंक अबाउट द सेंटर ऑफ मास। हमने ये सीखा था कि सेंटर ऑफ मास ऐसा एक पॉइंट होता है जहां पर हम सारे सेंटर ऑफ मास ऐसा एक पॉइंट होता है जहां पर हम रॉड के सारे मास को क्या कर सकते हैं? कंसंट्रेट कर सकते हैं। डू यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. Center of mass is such a point where we can
concentrate all the forces acting. तो इस concept को हम आगे जाके use करेंगे. But before we do that, can you tell me what will be the acceleration of center of mass? मैं बताता हूँ, तुमको बोलने की जरूरत नहीं. Just listen. जैसे कि हमने एक पॉइंट का acceleration निकाला था, center of mass को भी हम exactly उसी तरीके से acceleration निकालेंगे. Exactly उसी तरीके से acceleration निकालेंगे. Try to understand. Similarly, center of mass भी सर्कल में घूम रहा है, तो उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ एक एक्सेलरेशन होगा एंड सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा. क्या स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. और ये जो है दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. जैसे हमने एक पॉइंट से निकाला था, सिमिलरली एग्जैक्टली हम यही काम फिर से सेंटर ऑफ मास के लिए करेंगे. इज इट ओके? सर. Yes, sir. Tangential acceleration of center of mass, and let us say this is radial acceleration of center of mass. Can you tell me tangential acceleration of center of mass का expression क्या होगा? Come on, expression क्या होगा? AT का वैल्यू कितना होगा? I'm waiting. L by 2 omega. R ओमेगा. I do. Omega. ओमेगा कौन बोल रहा है बे? उसका भी सर फोड़ूंगा मैं जाके, पता चलेगा तो. Tangential acceleration अल्फा होगा. ओमेगा कौन बोलता है? हाँ. That is L by 2 into alpha. Is that clear? A पॉइंट का क्या था? A पॉइंट का L अल्फा था. सेंटर ऑफ मास क्या होगा? L by 2 अल्फा. Because सेंटर ऑफ मास जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस L by 2 है. Do you agree with this? Come on, give me an answer. Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, बढ़िया. चल. L by 2 into alpha के जगह फिर से हम क्या लिख सकते हैं? That is 3g by 2l. ये लिख दिया हमने. तो LL चला गया, तो ये वैल्यू कितना हो गया? 3g by 4. ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन. एंड सेंटर ऑफ मास का रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा. बिकॉज ये जो कहानी है, दिस इज जस्ट आफ्टर रिलीज, एंड जस्ट आफ्टर रिलीज ओमेगा का वैल्यू हमेशा जीरो ही होता है. Zero होता है. ठीक है ना? ओके फाइन. Yes, sir. Okay. Now let's just think about NLM. NLM में यह सेंटर ऑफ मास में हमने क्या किया था? हम पूरे रॉड को एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं. एंड आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग. पूरा जो रॉड है उसको हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया. मैं दिखाता हूँ कैसे. ओके, तो ये जो है ध्यान से देखो, ये हमने एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया. डॉट दिख रहा है. दिस इज आवर सेंटर ऑफ मास. ठीक है, दिस इज आवर सेंटर ऑफ मास. एंड वी ऑल नो कि सेंटर ऑफ मास ऐसा एक पॉइंट है जहां पर हम अपने सारे फोर्सेस को कंसंट्रेट कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग? सबसे पहले एक mg एक्ट कर रहा है उस पे, एंड mg इज एक्टिंग. और ऊपर की तरफ हमने एक nx दे के रखा है, इस साइड में हमने एक ny दे के रखा है. डू यू ऑल एग्री विद दिस? दिस इज mg. Yes, sir. एंड सॉरी यार, इसको ny लिखना चाहिए था, इसको nx लिखना चाहिए था. ठीक है, इसको मैंने ny लिख दिया, इसको मैंने nx लिख दिया. Do you agree with this? Do everyone agree with this? हाँ sir. Yes sir. Yes, sir. Okay. Now can you tell me, हमने फोर्सेस लिख दिया, अभी हमको एक्सेलरेशन लिखना है. तो सेंटर ऑफ मास का तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, दैट इज टेंजेंशियल डायरेक्शन. इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास का डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ एक्सेलरेशन है, और इस एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है हमने जस्ट नाउ निकाल कर रखा. दैट इज 3g divided by 4. This is the acceleration. Horizontal direction में there is no acceleration because radial acceleration is equal to 0. So, can you tell me what is the value of nx, n suffix x? Can you tell me what is the value of n suffix x? Come on. एक आंसर आया है निखिल का. आई एम वेटिंग फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nx? कम ऑन, सोच के बताओ भाई. nx की तरफ कोई एक्सेलरेशन है nx के डायरेक्शन में? जनता बताओ. नहीं. nx के डायरेक्शन नहीं अगर सर. एक्सेलरेशन ही नहीं नहीं है है, नहीं तो है. फोर्स कहां से आएगा? If there is no acceleration, there is no force. So nx is equal to 0. 0. समझ में आया? Is that clear? Yes, Hold on. sir. Yes, sir. Okay. Now let's try to
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ny। अभी ny का वैल्यू निकालना वो तो बहुत ही आसान है। जैसे कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो mg का वैल्यू ज्यादा होगा, ny का वैल्यू कम होगा। तो फोर्स इक्वेशन क्या है, mg माइनस ny इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू होगा 3g/4। तो यह से हम ny का वैल्यू निकाल सकते हैं। ny कितना होगा, दैट इज 3 mg, सॉरी ny का वैल्यू, ny इधर लेके चले जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो mg माइनस 3mg/4, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, mg/4। mg/4। Is that clear? This is the value of ny. So that is how you solve this problem. किसी को कोई डाउट? No, किसी sir. को कोई डाउट? ओके, No, बढ़िया। sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट लेके No, रखो, sir. इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो। ठीक है, इज इट डन? Yes, sir. ओके, और इस क्वेश्चन का जो बाकी दो पार्ट है ये तुमको करना है। अल्फा एंड ओमेगा व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल। देखो मैंने तुमको अल्फा एंड ओमेगा व्हेन द रॉड बिकम्स हॉरिजॉन्टल ये पढ़ाया था, ये करके दिखाया, और हिंज फोर्स कैसे निकालना पड़ता है वो भी करके दिखाया मैंने। एग्जैक्टली सेम तरीका है इसको निकालने का, सिर्फ अभी रॉड वर्टिकल बन जाएगा। रॉड वर्टिकल होने से मैंने तुमको दिखाया है टॉर्क 0 हो जाता है, लेकिन रॉड अगर वर्टिकल हो जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। जब रॉड हॉरिजॉन्टल था तब कुछ ओमेगा नहीं था, लेकिन वो जब रोटेट करके लोएस्ट पोजीशन में जाके पहुंचेगा, व्हेन द रॉड विल बिकम वर्टिकल इट विल हैव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तुम लोग सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. ओके, मैं थोड़ा सा तुमको हेल्प Yes, करके sir. देता हूँ ताकि तुम ये क्वेश्चन कर पाओ। एक छोटा सा चीज बता के दे रहा हूँ, ये तुमको खुद से ही करना है। रॉड ऐसा था, उसके बाद रॉड ऐसा बन गया, ठीक है। हमको पता है कि एट द टाइम ऑफ रिलीज यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू क्या था, 0 था, लेकिन यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू 0 नहीं होगा। यहाँ पर इस पोजीशन में कुछ ना कुछ ओमेगा रॉड के पास आ चुका होगा। तो ये ओमेगा हम कैसे निकालेंगे ये बता के रखता हूँ, क्योंकि बाकी जैसे फोर्सेस निकालना पड़ता है वो ऑलरेडी मैं तुमको टेक्निक बता चुका हूँ। तो ध्यान से इस बात को सुनो। मैंने तुमको पहले भी बताया कि प्योरली रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। मैंने बोला था हाफ mv² का भाई है, तो हाफ m की जगह i एंड v की जगह ओमेगा स्क्वायर, हाफ i ओमेगा स्क्वायर होता है। ओके, बढ़िया है। तो इफ यू सी द सेंटर ऑफ मास इन दिस केस, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, फिर ये रोटेट करके, जब ये रॉड रोटेट करके पहुंचता है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंच जाता है, राइट। दिस डिस्टेंस इज l/2 and this distance is also l/2. That means the center of mass has come down. The center of mass has come down. Can you people tell me what is the decrease in potential energy of the system now? Potential energy कितना decrease हुआ? Because if you check the center of mass has come down. So what is the decrease in potential energy? Come on, give me an answer. भाई ये वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट है। वर्क पावर एनर्जी, अगर कोई ऑब्जेक्ट h हैट नीचे उतर जाता है उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज हो जाएगा, mgh नहीं हो जाता। ऊपर चला जाएगा तो mgh से बढ़ जाता है, नीचे आ जाएगा h हैट तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज हो जाता है, mgh। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम लोग Yes, sir. किसके लिए वेट कर रहे हो, जवाब दो। इन दिस केस सेंटर ऑफ So मास, mg l/2. yes exactly, the center of mass has come down by a distance of l/2। अरे ऐसे कर्व में किया, डज नॉट मैटर हाइट कितना डिक्रीज हुआ, वो तुम्हारे लिए मैटर करता है। चाहे कर्व में जाए, चाहे घूम घूम के नाच के जाए, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज सेंटर ऑफ मास नीचे कितना आया, l/2 डिस्टेंस वर्टिकली नीचे आया। सो इट्स ऑब्वियस ना कि सेंटर ऑफ मास का पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज हो गया, mg l/2। खुद सोच के देखो, जब रॉड हॉरिजॉन्टल था काइनेटिक एनर्जी 0 था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं था। जब ये रॉड घूम के यहाँ तक पहुंच गया है तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ होगा उतना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। डू यू एग्री विद दिस? Yes, sir. जितना Yes, पोटेंशियल Yes, sir. एनर्जी डिक्रीज हुआ होगा Yes, वही sir. काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। Yes, That is sir. mg l/2 in this case can be written as half I omega square. Is that okay? Is that okay with you? Change in Yes, sir. potential Yes, sir. energy is equal to change Yes, in sir. kinetic energy. Okay, बस यहाँ से तुम ओमेगा निकाल सकते हो, mg l/2। 10 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा, मैं दूसरा लिंक दे दूंगा, ठीक है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इन दिस केस आई का वैल्यू क्या होगा, ये इस एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है तो आई का वैल्यू होगा mn² / 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, m चला जाएगा, l
एल स्क्वायर चला जाएगा, 2 चला जाएगा, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, दिस इज 3g, मैं सही से हाफ ml स्क्वायर 3g बाय एल आई थिंक सो, राइट, 3g बाय एल। तो ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, ओमेगा का वैल्यू होगा रूट ओवर ऑफ 3g बाय एल। जब यहाँ पहुंचेगा ओमेगा का वैल्यू होगा रूट ओवर ऑफ 3g बाय एल। चलो मैंने तुमको इतना तो बता दिया कि ओमेगा का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अभी तुम्हारा काम है नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चंस का 2 पार्ट है, अल्फा एंड ओमेगा when the rod becomes vertical, hinge force when the rod becomes vertical, ये कल तुम लोग करके लेके आओ। इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो टेक ए स्क्रीनशॉट। हो गया? Done, sir. ओके, हाँ sir. बस हो चुका है, इक्विलिब्रियम भी बता चुका हूँ तुम लोगों को। अभी हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। Two small kids weighing 10 kg and 15 kg are trying to balance a seesaw. Seesaw? सब लोगों ने खेला होगा ना सीसॉ में? हाँ सर। Okay. तो ये हो गया हमारा सीसॉ, एंड लेट अस से कि यहाँ पर ये हो गया पाइवट। पाइवट मतलब जिसके अबाउट ये सीसॉ क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये हो गया हमारा पाइवट, जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा, ठीक है। और बोला है टू स्मॉल किड्स weighing 10 kg and 15 kg, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 kg एक का वेट है, दूसरे का 15 kg है, are trying to balance a seesaw of total length 5 meters, मतलब सीसॉ का जो टोटल लेंथ है वो 5 मीटर्स है, ठीक है, 5 मीटर्स का टोटल लेंथ है, with fulcrum at center, मतलब ये जो fulcrum मतलब पाइवट, टेंशन नहीं लेने का, fulcrum मतलब पाइवट, ठीक है ना, पाइवट जो है वो सेंटर पे है, दिस पॉइंट इज एक्चुअली एट द सेंटर। तो बात को समझो कि ये लेंथ कितना होगा, दिस लेंथ विल बी 2.5 मीटर्स, और ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ भी 2.5 मीटर्स ही होगा। If one of the kid is sitting at an end, where should the other sit? एक लड़का बोला है, एक बच्चा एंड में बैठ के मजे ले रहा है, ऐसा। तो बोला कि दूसरे बंदे को कहाँ बैठना पड़ेगा, ये बता रहा है। दिस इज द क्वेश्चन। एक बंदे का वेट 10 kg है, दूसरे बंदे का वेट 15 kg है। इज दैट क्लियर? नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बिफोर दैट, क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes sir. Yes. एक बच्चा अगर एज में बैठता है तो दूसरा बच्चा कहाँ बैठेगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, ओके। अभी एक बात बताओ, सीसो को बैलेंस करना है, और इस क्वेश्चन में ये बोला नहीं गया है कि 10 kg वाला लड़का एकदम एंड में बैठता है या 15 kg वाला बंदा एंड में बैठता है। ये तुम कैसे डिसाइड करोगे? एंड में जो बंदा बैठा हुआ है वो 10 kg वाला लड़का है या 15 kg वाला लड़का है? हाउ डू यू डिसाइड दिस? ये कैसे पता चलेगा? कैन एनीवन टेल मी? सोचो, यही चीज सोचने लायक है। सर 15 kg होगा तो पहले ही गिर जाएगा ना, बैलेंस ही नहीं होगा। और ठीक से बता, और अच्छे से समझा। मतलब कि 15 kg अगर एज में होता है तो अगर 10 kg वाला उस तरफ भी बैलेंस करता है तब भी तो वो एज में होके नीचे ही हो ही जाएगा। तो 10 kg को वेरी सिंपली सही, बहुत सही से बोला कि सर 15 kg अगर यहाँ बैठ जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 15 kg वाला बंदा अगर बैठ जाएगा तो सीसो में वो कितना फोर्स लगा रहा होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 15g फोर्स लग रहा होगा, है ना। और उसका लीवर आर्म कितना है, 2.5 मीटर्स का लीवर आर्म। तो अगर मैं 10 kg वाले बंदे को यहाँ बिठा भी दूं, लीवर आर्म 2.5 होने के बाद भी 10 kg वाला बंदा यहाँ पर कितना फोर्स लगाएगा, 10g ही लगाएगा। तो ये सीसो तो कभी बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। In this situation, the seesaw can never be balanced. क्या जनता को ये समझ में आया नहीं आया, ये बताओ? यस सर। सबको Yes, समझ में आया? Okay. Yes, sir. So the conclusion is जो बंदा एज में बैठेगा वो 10 kg वाला बंदा होगा। So 10 kg वाला guy is sitting at the edge. बात समझ में आया? और इस सीसो को अगर बैलेंस करना है तो 15 kg वाले को एज में बैठने की जरूरत नहीं है। 15 kg वाला थोड़ा आगे भी बैठेगा तो काम चलेगा, बिकॉज 15 kg का जो वेट है, फोर्स जो लगाएगा 15g, वो बड़ा है। तो उसके लिए ये जो लीवर आर्म है ये छोटा होना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो लीवर आर्म है इसको हमने x मान लिया, बिकॉज 15g को अगर x लीवर आर्म देते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 15g इस सीसॉ को ऐसे रोटेट करना चाहते हैं और 10 kg इस तरह रोटेट करना चाहते हैं। और अगर सीसॉ बैलेंस्ड है, इसका मतलब है कि सीसॉ पे जो नेट टॉर्क है वो 0 है। इसका मतलब है 10 kg वाला टॉर्क 10 kg लिख के रखा गलती से, एक मिनट,
10G वाला जो टॉर्क है, फोर्स लिखना चाहिए था हमको, 10G वाला जो टॉर्क है वो 15G वाले टॉर्क को बैलेंस कर देता है। सो 10G वाला टॉर्क कितना है? टॉर्क ड्यू टू 10G, दैट इज 10G into 2.5, 2.5. right? And what is torque due to 15G? Torque due to 15G is 15G, और डेफिनेटली उसका लीवर आर्म तो छोटा होना पड़ेगा, नहीं तो 15G वाला 10G वाला 15G का कभी भी टॉर्क का बराबरी नहीं कर पाएगा। बोलो जनता को ये समझ में आया नहीं आया? X in this case has to be less than 2.5 meters. क्या लोगों को ये समझ में आया? आया सर समझ में। पक्का? यस सर, Yes, sir. पक्का। This is the beauty of the question. The first thing that you need to decide कि कौन बैठेगा एज में, और जो 15 kg वाला बंदा है वो एज में नहीं बैठेगा, वो कम बैठना पड़ेगा। बस हो गया, सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पर हमने 10G into 2.5 लिख दिया, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? दैट इज 15G into x लिख दिया, और यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। G चला गया, दिस इज 5 2 जा 10 है ना, दिस इज 5 3 जा 15, सो दिस इज 5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, दिस इज x, यहाँ पर x का वैल्यू कितना हुआ? 304 3 जा 18, 1.66 मीटर्स। मतलब x का वैल्यू जो होगा दैट इज अराउंड 1.66 मीटर्स, मतलब फलक्रम से, पाइवट से 1.66 मीटर्स की दूरी पे इसको रहना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो हमने ये डिस्कशन किया है, दिस इज रोटेटरी इक्विलिब्रियम। डू यू एग्री विद दिस? रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने क्लास में बताया था। Yes, sir. इसमें नेट Sir, क्या got होगा? दिस इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अभी हम कुछ 3-4 क्वेश्चंस रोटेशनल इक्विलिब्रियम का ही करेंगे, ठीक है? इसका एक स्नैपशॉट ले लो, उसके बाद मैं इस मीटिंग को एंड करके एक नया लिंक दूंगा तुम लोगों सर। को। हो गया? डन? हाँ सर, हाँ सर। हो गया सर। मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, 2 मिनट ही है, नया लिंक दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है? अरे सर ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, ये यूनिफॉर्म लैडर ऑफ मास है, राइट? अंडरस्टैंड, एक लैडर है मास m का जिसका 10 kg है, लीन्स अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। दिख रहा है? ये जो एक वर्टिकल वॉल है और ये जमीन है, और एक ये लैडर है। मेक एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। देखो वर्टिकल वॉल के साथ 53 डिग्री बना रहा है। द अदर एंड रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, दूसरा जो रफ प्लेन में लाई कर रहा है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, कि नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, ये पूछा जा रहा है। इज द क्वेश्चन क्लियर? जनता बताओ, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर, क्लियर। हाँ सर। तो ये हो गया हमारा, इन दिस केस ये वर्टिकल वॉल है, हम लैडर बना लेते हैं। लेट अस ड्रॉ द लैडर। लैडर दूसरे कलर से बनाता हूँ। सो दिस इज द लैडर, यहाँ पर एक लैडर है, 53 डिग्री में एक लैडर है। Yes. So this is the ladder. So in this case, the angle in this case is 53 degree. Fine. This is 53 degree. तो हमको तुमको पूछा है नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। बिफोर वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, अच्छा ये याद रखना कि स्मूथ है, ये रफ है। एक बार इसका एफबीडी बना लेते हैं, ठीक है? लेट्स ड्रॉ द एफबीडी। सबसे पहले इसका खुद का वेट लग रहा होगा mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डू यू एग्री विद दिस? यस सर। ओके, यस सर। और बाकी क्या क्या फोर्सेस लग रहा होगा? यहाँ पर एक नॉर्मल लग रहा होगा इस तरह, यहाँ पर एक नॉर्मल लग रहा होगा इस तरह। डू ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? लेट अस से Yes, sir. एंड लेट अस से यस सर। एनीथिंग और एल्स? नीचे फ्रिक्शन, यस, फ्रिक्शन फ्रिक्शन। लेकिन किधर है? प्लस x की तरफ या माइनस x की तरफ? फ्रिक्शन का डायरेक्शन प्लस x के तरफ। यस। कैसे पता चला प्लस x की तरफ है? मतलब क्या वो सोच के? पीछे की तरफ मूव कर रहा है। यस, मूव नहीं करेगा, इट विल नॉट मूव, द रॉड इज इन अरे इक्विलिब्रियम, मतलब हाँ हाँ बट द रॉड होल्ड करके रखा हुआ है। या द रॉड हैज अ टेंडेंसी ऑफ मोशन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो रॉड पीछे स्लाइड कर जाता है, इसलिए फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। सो दिस इज द एंटायर एफबीडी। फाइन, दिस इज द एंटायर एफबीडी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, ये रॉड ना रोटेट कर रहा है ना ट्रांसलेट कर रहा है। डू यू ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? यस यस सर सर। So can I say this rod is in mechanical equilibrium? Yes, sir. यस सर। Right? अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो मैं यहाँ पर 2 इक्वेशंस अप्लाई कर सकता हूँ। 2 इक्वेशंस क्या अप्लाई कर सकता हूँ? मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ कि भाई ये रॉड एज बिकॉज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो इस रॉड पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। सिद्धार्थ साउंड या म्यूट में रख यार।
हेलो, ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। सुनाई दे रहा है ना? Yes, हाँ sir. सर। yes sir. Okay, so in this case f net is equal to 0 and tau net also will be equal to 0, right? तो इन दोनों चीजों को हम अभी यूज करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। f net and tau net दोनों 0 होगा, राइट? तो सबसे पहले जो सबसे इजी चीज है, जो सबसे कॉमन है हमारे लिए, नेट फोर्स को 0 करना, उसको लेके थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो नेट फोर्स को अगर, एक मिनट इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। नेट फोर्स को अगर 0 करना है इन दिस केस, ध्यान से देखना इक्वेशंस क्या क्या लिखेंगे। मैं इस तरफ इक्वेशंस लिखता हूँ। पहला इक्वेशन है कि देखो n2 बराबर mg। डू यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. n2 बराबर mg, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड इफ आई सी अबाउट द इक्विलिब्रियम अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो n1 फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा हूँ, सो n1 इज इक्वल टू f। इज दैट क्लियर? तो हमने यहाँ पर f Yes, net sir. इक्वल टू 0 वाला रिलेशन ऑलरेडी यूज कर लिया, x डायरेक्शन में भी यूज कर लिया और y डायरेक्शन में भी यूज कर लिया। इज दैट क्लियर? ओके, अभी नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? टॉर्क नेट हैज टू बी 0। टॉर्क नेट हैज टू बी 0 मतलब इस रॉड में किसी भी पॉइंट को चूज करके उस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूं, तो टॉर्क का नेट का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, बिकॉज द रॉड इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। डू यू एग्री विद दिस? Yes, sir. यस yes सर। sir. ओके, अभी तुम मुझे ये बताओ कि कौन से पॉइंट को तुम एक्सिस मान के टॉर्क लिखोगे? Which point will you choose Sir, as an नीचे वाला पॉइंट। why नीचे वाला point? सो उसमें दो फोर्स एक्ट कर रहा है तो दो फोर्स 0 हो अरे जाएगा। निशा रुको रुको रुको, तुम रुको, बोलने दो मुझे। सर तो एक बार स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कीजिए ना। तो कहाँ था बीच में? अमन को सर तो लेट हो गया हाँ? ज्वाइनिंग में। हाँ, वो तो पता ही है, लेट हो गया। लेट क्यों हो गया? लेट हो गया तो ज्वाइनिंग एक कर लीजिए ना रिस्टार्टिंग का। एक रॉड है, रॉड सिर्फ एक बार ही कर रहा हूँ, हमेशा नहीं करूंगा, लेकिन बाकी लोगों को भी बता रहा हूँ, बी वेरी केयरफुल। एक के लिए पूरा क्लास रोकना सही नहीं है। यहाँ देखो, एक अरे सर आज वर्टिकल, वेरी पंक्चुअल इधर वैसे सुनो, आप थोड़ा एक वर्टिकल वॉल है, हाँ सुनो, और एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक लैडर रखा गया, सीढ़ी रखा गया है, जो कि मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम में मूव नहीं कर रहा। जमीन रफ बोला गया है और वर्टिकल वॉल स्मूथ बोला गया है, ठीक है? तो पूछा कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब नॉर्मल फोर्स कितना है, n1 n2 का वैल्यू कितना है वो बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स कितना वो बताओ, एंगल ये दिया 53 डिग्री। तो हमने ये बोला कि रॉड जो है, ये जो लैडर है इक्विलिब्रियम में है, तो इस लैडर पे नेट फोर्स को भी 0 होना पड़ेगा और नेट टॉर्क को भी क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, बिकॉज द लैडर इज इन इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हमने फोर्सेस को इक्वेट किया। हमने बोला कि भाई n1 जो है वो फ्रिक्शन को बैलेंस कर देगा और n2 जो है वो mg को बैलेंस कर देगा। सो दिस आर द फोर्स इक्वेशंस। हमने फोर्स इक्वेशंस लिख के रखा। अभी हम टॉर्क इक्वेशंस लिखेंगे। टॉर्क, as because the rod is not rotating, torque about any point on the rod, try to understand, about any point, ये बात समझते नहीं है कोई लोग। about any point has to be 0, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे उसको 0 होना पड़ेगा। चाहे तुम इसको एक्सिस बना के टॉर्क लिखो, चाहे तुम इसके एक्सिस बना के टॉर्क लिखो, चाहे तुम इस पॉइंट को एक्सिस बना के टॉर्क लिखो, योर चॉइस। कोई भी पॉइंट चूज करो, उसके अबाउट टॉर्क लिखो, वैल्यू 0 आना चाहिए, बिकॉज द रॉड इज नॉट रोटेटिंग। डू ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? यस सर। yes sir. ओके, ये जो डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं ना, एक्सिस फील करो। एक्सिस डॉट मतलब वो एक्सिस तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा है, एक डंडा निकल रहा है और तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट इज द एक्सिस, ठीक है? ओके, अभी देखो सबसे स्मार्ट चॉइस होगा एक्सिस को चूज करने का, वो ये है। दिस इज द स्मार्ट चॉइस टू चूज द एक्सिस। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो इसका बेनिफिट क्या है, दो फोर्सेस, टू फोर्सेस आर पासिंग थ्रू द एक्सिस, और दोनों n2 का और फ्रिक्शन का दोनों का टॉर्क 0 आ जाए। तो हम हमेशा, हमेशा मतलब most of the times, for the sake of simplicity, for making the discussion simple, we shall always try to choose such a point as an axis through which maximum number of forces are passing, as maximum forces are passing। इस बात को हमेशा
याद रखना। जनता को सुनाई दिया मैंने जो बोला? समझ में आया मैंने जो हाँ बोला? सर, हाँ सर। एंड टू एंड फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा, मतलब हमारा टॉर्क वाला इक्वेशन हाँ सर। बहुत ही सिंपल हो जाएगा, वेरी वेरी सिंपल। सो इन दिस केस ये जो ओ पॉइंट है इसको हमने, इसके अबाउट हम टॉर्क लिखेंगे, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। तो टॉर्क बनाने वाला कौन होगा? एक तो mg होगा, वो टॉर्क बना देगा, एक n1 होगा जो टॉर्क बना देगा। इज दैट क्लियर? नाउ कैन यू टेल मी कि mg ओ पॉइंट के अबाउट इस लैडर को किस सेंस में रोटेट करवाना चाहता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. दिस इज क्लॉकवाइज। बढ़िया है। अभी अगर मैं इसको अपने एग्जिस्ट लूं तो n1 जो है, n1 जो है, n1 पॉइंट ओ को किस तरफ रोटेट करवाना चाहता है? पॉइंट ए के अबाउट। एंटी क्लॉकवाइज। यस, ये एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये है, चलो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ। नेट टॉर्क तो 0 है, हमको पता ही है। मैं ये लिखना चाहता हूँ कि टॉर्क ड्यू टू mg will cancel out the torque due to n1. Do all of you agree with this? हाँ सर। यस Because सर। the rod is in rotatory equilibrium, तो एक दूसरे के टॉर्क को कैंसिल आउट कर देगा। अभी बताओ mg का टॉर्क कितना है? mg इनटू क्या लिखो? mg का लीवर आर्म क्या है? सर mg cos 37। mg cos 37, mg का लीवर आर्म बोलो। mg नहीं Come on, give me an answer. रॉड का लेंथ l मान लो, रॉड का लेंथ l मान लो। I'm waiting for an सर answer. l/2 cos 37। Let's see, let's see. l/2 cos 37. Okay, let's see. बाकी लोग क्या बोलते हैं? मैंने तुमको टेक्निक हमेशा, 37। मैंने तुम लोग को एक टेक्निक सिखाया है ना, यू ऑलवेज हैव टू लुक एट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg। तो mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको एक बार देखो ना, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg। डू यू पीपल एग्री विद दिस? है ना? यस सर। इस Yes, लाइन sir. का, इस ग्रीन लाइन का ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है भाई? ये लेंथ तो l/2 है, दिस लेंथ इज l/2, this angle is 37 degree, and I'm simply asking you what is the perpendicular distance of the green line from the point O? l/2 cos 37। L/2 cos. Exactly. तो ये जो ग्रीन लाइन का यहाँ से डिस्टेंस है, that is l/2 cos 37। क्या सबको समझ में आया? ये दिस इज द लीवर आर्म, Yes, sir. दिस इज द हाँ लीवर सर। आर्म। अगर ये समझ में आया हाँ तो सर, हाँ ये सर। बताओ, ये बताओ कि n1 का लीवर आर्म क्या होगा? जिस तरीके से सिखाए उस तरीके से सोचो। n1 का लीवर आर्म क्या होगा? दैट इज n1 into इसका लीवर आर्म क्या होगा? l cos 37। कौन बोला ये? सर निखिल। ठीक से देखो और एक बार n1 का लाइन ऑफ एक्शन देखो। पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन मतलब कि n1 के उस तरफ से एक लंबा लाइन खींच दो और देखो उस लंबा लाइन का साइन पॉइंट। साइन हाँ, दैट इज sin 37। बाकी साइन लोग, साइन बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताओ। इट इज sin, राइट? बिकॉज देखो n1 का लाइन यस ऑफ सर। एक्शन इस तरफ होगा, इस तरफ है ना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ n1, है ना? यस सर। और Yes, लीवर sir. आर्म क्या होगा? हाँ सर, हाँ सर। दिस विल बी द लीवर आर्म, 7. ठीक है ना? दिस विल बी द लीवर आर्म, और इस लीवर आर्म का वैल्यू कितना होगा? दैट इज l sin 37, l sin 37। So in this case n1 into l sin 37, हमने यहाँ पर l sin 37 लिख दिया, बस प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगा। देखो l l को मार देगा, and this is mg cos 37 कितना होता है भाई? 4/5, 4/5। और नीचे 2 पहले से था, and this is n1 sin 37 कितना होता है? 3/5। तो 5 को मार देगा, तो n1 का वैल्यू कितना? ध्यान से देखो, n1 का वैल्यू होगा इन दिस केस, ये 2 2 4 है, सो दिस इज 2 n1 का वैल्यू पता चल गया। n2 का वैल्यू तो पहले से पता था, और मुझे पता कि n1 और फ्रिक्शन दोनों का वैल्यू क्या है? सेम। तो फ्रिक्शन का भी वैल्यू कितना होगा? 2 mg/3। बोलो, डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। हाँ सर। पूरा समझ में आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? डन? यस सर।
ओके ओके, इवन फॉर मी इट्स डन। आज के लिए इतना ही, और नहीं पढ़ाऊंगा, 8 बज गया, बाकी थक गया। ये मेरा 5वां क्लास है, 5th क्लास। जान निकल जाता है यार क्लास लेते लेते। कुछ तो बोलो कमीनो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है चलो, अरे गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट सर, Thank you, थैंक यू sir. सर। बाय। Thank you, sir. थैंक यू, बाय, Thank you, sir. थैंक यू सर, Bye bye, sir. बाय, टेक केयर। बाय सर। Bye.